हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिन एजुकेशन। मेरा नाम गुलशन है। आज के वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 8 में रिटर्न रिस्क परफॉर्मेंस ऑफ फंड के बारे में। इससे पहले कि मैं 7 चैप्टर्स उनको अपलोड कर चुका हूँ। ये चैप्टर 8 का पार्ट 1 है। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। बेसिकली किसी भी स्कीम में जब एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो वो उसकी रिटर्न रिस्क और परफॉर्मेंस को ज़रूर चेक करता है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि रिटर्न्स रिस्क जो हैं वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, कौन से फैक्टर्स उनको इफ़ेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ड्राइवर्स ऑफ रिटर्न्स एंड रिस्क इन ए स्कीम। द एसेट क्लास इन विच द फंड इन्वेस्ट, द सेगमेंट और सेक्टर ऑफ मार्केट इन विच द फंड विल फोकस ऑन, the styles adopted to select securities for the portfolio and the strategies adopted to manage the portfolio will all determine the risk and return in a mutual fund scheme। तो जो भी एसेट क्लास है जिसमें फ़ंड इन्वेस्ट करता है, देखा जाता है कि वो किस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, कैसा स्टाइल अडॉप्ट किया गया उसमें, सिक्योरिटीज़ को चूज़ करने के लिए कौन सी अप्रोच लगाई गई है, उसमें कौन सी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो किया जाए। तो इन सभी चीज़ों पे उसकी रिटर्न्स और रिस्क डिपेंड करते हैं। आगे हम देखेंगे इक्विटी स्कीम्स के अंदर रिटर्न और रिस्क के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। द रिटर्न्स टू एन इन्वेस्टर आर प्राइमरीली फ्रॉम एप्रिसिएशन इन द वैल्यू। तो इक्विटी स्कीम्स के अंदर जो इक्विटी होल्डिंग है किसी म्यूचुअल फंड स्कीम की, तो उनकी वैल्यू जब इंक्रीज होगी तो वो ही उनकी रिटर्न काउंट होगी। द रिटर्न्स फ्रॉम इक्विटी आर लिंक्ड टू द अर्निंग ऑफ द बिजनेस। तो जो कंपनीज जिनके शेयर या सिक्योरिटीज उस पोर्टफोलियो में हैं स्कीम के, उनकी जो अर्निंग होगी उसी पर ही उनकी रिटर्न डिपेंड होगी। उनकी वैल्यू तभी अप्रिशिएट होगी जब उनकी अर्निंग बढ़ेगी, उनका बिजनेस बढ़ेगा। देर आर टू ब्रॉड अप्रोचेज टू सिक्योरिटी एनालिसिस। ये देख लेते हैं हम। इसमें सबसे पहली अप्रोच है जो फंडामेंटल एनालिसिस की, और सेकंड है वो टेक्निकल एनालिसिस की है। तो दोनों ही काफ़ी इफेक्टिव हैं। इन्हीं के बेसिस पे, इसी एनालिसिस के बेसिस पे किसी भी स्कीम की जो रिटर्न और रिस्क है उसकी कैलकुलेशन की जाती है। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस को देखेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में हम देखते हैं, इन दिस अप्रोच वी एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, कंपिटिटर्स इन मार्केट। द एनालिस्ट यूज सम फाइनेंशियल पैरामीटर्स मेंशन्ड बिलो। तो इसमें क्या होता है कि फंडामेंटल एनालिसिस में हम बेसिकली कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको देखते हैं, मैनेजमेंट का कैसा बिजनेस है, क्या क्वालिटी है, उसके कंपिटिटर्स कौन से हैं मार्केट में। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है फंडामेंटल एनालिसिस में। और इसके लिए कौन से पैरामीटर्स हैं वो नीचे मेंशन कर रखे हैं, वो एक एक करके हम देख लेते हैं। पहला पैरामीटर है अर्निंग पर शेयर। इसको हम ईपीएस कहते हैं। ईपीएस की कैलकुलेशन कैसे होती है ये देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो अगर बिजनेस का जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को वो अपने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, जितने भी शेयर्स आउटस्टैंडिंग हो उनसे वो डिवाइड करेगा, तो उसको उसकी ईपीएस की कैलकुलेशन हो जाती है ऐसे। तो अर्निंग पर शेयर जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब बिजनेस उतना ही अच्छा है, उतना ही फंडामेंटल उसका स्ट्रॉन्ग है शेयर का। आगे हम देखेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो में हम क्या देखेंगे, मार्केट प्राइस पर शेयर। जितना भी उसका मार्केट प्राइस चल रहा है सिक्योरिटी का, अगर वो प्राइस को हम ईपीएस से डिवाइड कर दें तो जो भी वैल्यू निकल के आती है, जो भी पी रेशियो निकल के आती है, अगर वो जितनी कम होगी उतना ही बेटर माना जाता है। अगर पी रेशियो ज़्यादा है दैट मीन्स कि वो एक्सपेंसिव है, वो सिक्योरिटी एक्सपेंसिव है मार्केट के अंदर, उसकी वैल्यूएशन कुछ ज़्यादा ही हो रखी है। आगे हम देखेंगे बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू क्या है कि कंपनी की नेटवर्थ है उसको इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दिया जाता है। जितनी भी उसकी बैलेंस शीट में उसकी जो नेटवर्थ दिखाई दे रही है कंपनी की, उसको आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो आपकी जो बुक वैल्यू है पर शेयर वो निकल के आ जाती है। ये जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा होता है। अब प्राइस टू बुक वैल्यू देख लेते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू में क्या है कि मार्केट प्राइस जो शेयर का चल रहा है उसको हम डिवाइड करते हैं बुक वैल्यू पर शेयर से। बुक वैल्यू पर शेयर से जब मार्केट प्राइस को हम डिवाइड करते हैं तो ये भी जितना कम रहेगा उतना ही बेटर माना जाता है। देख लेते हैं डिविडेंड यील्ड पर शेयर। मतलब कंपनी जो डिविडेंड अनाउंस कर रही है अपने शेयर्स पे, कुछ गवर्नमेंट की कंपनीज हैं जिनमें डिविडेंड मिलता है, लाइक एनटीपीसी, कोल इंडिया, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं काफ़ी सालों से। और इनको अगर हम मार्केट प्राइस से इनके डिविडेंड को डिवाइड कर दें मार्केट प्राइस से इनके शेयर के, तो हमारे को डिविडेंड यील्ड पता लग जाती है। राइट, तो ये कुछ हैं पैरामीटर्स जिनके बेसिस पे
एक एनालिस्ट फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट करता है किसी भी सिक्योरिटी का। आगे हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस। तो बेसिकली जो फंडामेंटल एनालिसिस हमने देखा था उसको हम थोड़ा लॉन्ग टर्म के होराइजन में कंसीडर करते हैं, जबकि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं जो वो यूज़ करते हैं, या फिर इसको यूज़ किया जाता है कि फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग शेयर है उसके राइट एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिसाइड करने के लिए। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम। टेक्निकल एनालिस्ट स्टडी प्राइस वॉल्यूम चार्ट। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जो हिस्टोरिकल डाटा है शेयर का उसको स्टडी किया जाता है, उसके प्राइस बिहेवियर को देखा जाता है, उसके वॉल्यूम्स को देखा जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाली जाती हैं। तो इसको हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। इसमें प्राइस बिहेवियर, वॉल्यूम्स ट्रेडेड रिफ्लेक्ट इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स। तो इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर से स्मार्ट मनी है मार्केट में, वो इन्वेस्टमेंट कर रही है अपनी, दैट मीन्स स्मार्ट मनी की इन्वेस्टमेंट जाएगी किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पर, दैट मीन्स कि उस प्राइस पर वो लोग इंटरेस्टेड हैं, FIs इंटरेस्टेड हैं उस चीज़ को लेने के लिए। उसमें ग्राफ देखने पर पता लग जाता है हमारे को कि कहाँ पे डिमांड जोन और कहाँ पे सप्लाई जोन है, कहाँ पे वॉल्यूम्स आ सकता है, कहाँ पे वॉल्यूम्स जो है वो ख़त्म हो सकता है। ये टेक्निकल एनालिसिस जो होता है उससे हमें पता लगता है। हेल्पफुल शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटिव डिसीजंस लाइक इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग है उसमें काफ़ी यूज़ किया जाता है टेक्निकल एनालिसिस को, फंडामेंटल एनालिसिस का कोई रोल नहीं है इंट्राडे ट्रेडिंग में। When a fundamental analysis based decision has been taken on a stock, technical analysis help in deciding entry and exit point and timing, right? तो अगर आपके पास एक स्टॉक ऐसा है आपने चूज़ कर रखा है, या फिर कोई भी स्कीम है जिसमें स्टॉक की सिलेक्शन हो जाती है, फंडामेंटली काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग है लॉन्ग टर्म कैरी करने के लिए, बट उसका इसका मतलब ये नहीं कि उसको किसी भी रेट पर ले लिया जाए उस शेयर को, उसका भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट है जो वो डिसाइड किया जाता है किसकी हेल्प से, टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से, राइट। आगे हम देखेंगे पोर्टफोलियो बिल्डिंग अप्रोच। पोर्टफोलियो बिल्डिंग अप्रोच बेसिकली दो तरह की होती है, वो देख लेते हैं हम। इसमें एक होती है टॉप डाउन अप्रोच और एक बॉटम अप अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच है उसमें क्या होता है कि हम सेक्टर एलोकेशन है उसको एक की डिसीजन लेकर के चलते हैं कि सेक्टर जो है पहले उसको डिसाइड किया जाता है इसमें कि किस सेक्टर को चूज़ किया जाएगा स्कीम के अंदर। ठीक है, उसके बाद उस सेक्टर के स्टॉक्स के ऊपर फोकस किया जाता है, इसको हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच, राइट। गुड स्टॉक्स विद इन द आइडेंटिफाइड सेक्टर्स आर सिलेक्टेड फॉर इन्वेस्टमेंट। हाँ, पहले सेक्टर की सिलेक्शन होगी, उसके बाद जो स्टॉक्स हैं उनकी सिलेक्शन इसमें की जाती है। आगे हम देखेंगे बॉटम अप अप्रोच को। जो बॉटम अप अप्रोच है उसमें इसका बिल्कुल उल्टा होता है, रिवर्स हो जाता है। इसमें स्टॉक सिलेक्शंस को पहले नंबर पे प्रायोरिटी दी जाती है। तो स्टॉक सिलेक्शन इज़ द की डिसीजन इन दिस अप्रोच, उसके बाद सेक्टर पे बात की जाती है। सेक्टर एलोकेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ स्टॉक सिलेक्शन डिसीजन। ये देखा जाएगा पहले स्टॉक कौन से चूज़ करने हैं, फिर ये देखा जाएगा वो स्टॉक किन सेक्टर से बिलोंग करते हैं, राइट। तो ये दो तरह की इसकी अप्रोच हैं, पोर्टफोलियो बिल्डिंग अप्रोच, टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच। दोनों ही काफ़ी पॉपुलर हैं, और जो एनालिसिस हैं वो दो तरीके के होते हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। अब आगे हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स के बारे में। ये दो तरीके के इन्वेस्टमेंट स्टाइल हैं, ग्रोथ एंड वैल्यू, राइट। तो सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में देख लेते हैं। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल में क्या किया जाता है? इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स ऑफ कंपनीज दैट आर लाइकली टू ग्रो मच फास्टर देन द मार्केट। इसमें एक्चुअली उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की जाती है जिन कंपनीज का जो रेट है, मार्केट प्राइस है, वो काफ़ी स्पीड से अप होने जा रहा है और काफ़ी ग्रोइंग कंपनीज हैं, वो काफ़ी स्पीड से ग्रो कर रही हैं, वो कंपनियां हैं जो वो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल में ऐड की जाती हैं। इन द इवेंट ऑफ ए मार्केट करेक्शन दीज स्टॉक्स टेंड्स टू डिक्लाइन मोर। जिस स्पीड से स्टॉक ग्रो कर रहे हैं उसी स्पीड से जब मार्केट करेक्शन के फेज में होगी तो डिक्लाइन भी करेंगे ये स्टॉक्स, राइट। These stocks typically features high PE and PEG ratios and lower dividend yield ratio। इनकी PE रेशो काफ़ी हाई होती है, मैंने आपको बताया था PE रेशो जितनी कम होगी उतना ही बेटर है स्टॉक के लिए। अगर PE रेशो ज़्यादा है दैट मीन्स कि वो स्टॉक है वो काफ़ी ग्रोइंग है, वो काफ़ी स्पीड से ग्रो कर रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि PE रेशो ज़्यादा तो हमेशा ही अच्छा है। करेक्शन के फेज़ में ये स्टॉक सबसे पहले करेक्ट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा करेक्शन ले जाते हैं ऐसे स्टॉक, ऑलमोस्ट 50 to 60% ये डाउन आ जाते हैं जब वो सिनेरियो होता है मार्केट का। इनकी डिविडेंड यील्ड रेशो बहुत कम होती है, क्योंकि अगर ये स्टॉक डिविडेंड नहीं देंगे तो डेफिनेटली इनका प्राइस इंक्रीज होगा, ये ग्रोइंग होंगे। अगर ये अपना डिविडेंड दे रहे हैं दैट मीन्स कंपनी अपनी जो भी अर्निंग है वो इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, अपने पास वो कंपनी ग्रोथ करने के लिए कुछ नहीं रख रही है।
आगे हम देखेंगे वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल को। वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल में बेसिकली क्या होता है, कुछ अंडर वैल्यूड कंपनीज होती हैं जिनको मार्केट के अंदर अभी तक मार्केट की नज़र नहीं पड़ी है, फिर इन्वेस्टर की नज़र नहीं पड़ी है उन कुछ अच्छी कंपनीज पे, तो वो कंपनीज हैं बट लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं, तो वो कंपनीज जो हैं उनको वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल में ऑप्ट किया जाता है। देख लेते हैं इसमें, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स विच आर प्राइस्ड लोअर देन देयर इंट्रिंसिक वैल्यू बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। इनका फंडामेंटल एनालिसिस काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है इनका एनालिसिस। उसके बेसिस पे देखा जाता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू है जो काफ़ी सही होती है, जो प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम होता है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है कि जो उसकी एक्चुअल में वैल्यू है जितनी होनी चाहिए, अगर प्राइस उससे भी कम मिल रहा है दैट मीन्स वो अंडर वैल्यूड है, तो वो एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट हो जाती है। आज नहीं तो कल वो स्टॉक परफॉर्म करेंगे और प्राइस उनका बढ़ेगा तो काफ़ी अच्छी रिटर्न आ सकती है उसमें। These are cheap because market has not appreciated some aspect of company's share। इनकी वैल्यू इसलिए कम होती है क्योंकि मार्केट कुछ एस्पेक्ट्स है जिनकी वजह से इनको अप्रिशिएट नहीं कर रही है, इन्वेस्टर्स इसमें रेडी नहीं होते, फंड इन्वेस्ट करने के लिए इनकी ग्रोथ में रेडी नहीं होते हैं, दैट्स वाई इनकी वैल्यू जो है वो काफ़ी कम होती है, बट लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी अच्छी साबित हो सकती हैं कंपनियाँ। When the market recognize the intrinsic value then the price would shoot up। ठीक है, आपने कुछ शेयर देखे होंगे, जैसे आपने सुना होगा ये वर्ड मल्टीपैगर। मल्टीपैगर क्या होता है, ये स्टॉक्स पहले तो कुछ परफॉर्मेंस दे नहीं रहे होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल स्टॉक्स होते हैं, बट ऐसा क्या हो जाता है इन स्टॉक्स में कि ये एकदम से मल्टीपैगर बन जाते हैं, इनकी जो रिटर्न्स आती है 1000% में पहुंच जाती है इनकी रिटर्न। तो ये ऐसे ही स्टॉक होते हैं जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट का पार्ट होते हैं। आगे हम देखेंगे डेट स्कीम्स के बारे में, तो कौन से फैक्टर्स हैं जो डेट स्कीम के रिस्क और रिटर्न को डिसाइड करते हैं। द रिटर्न्स आर इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड यील्ड स्प्रेड इन फिक्स्ड टेन्योर। ओके, जो रिटर्न्स होती हैं डेट स्कीम्स के, बेसिकली उनका इंटरेस्ट रेट होता है, जो डेट स्कीम्स पता है उनका तो फिक्स रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वही उनकी रिटर्न होती है। यील्ड स्प्रेड इन फिक्स्ड टेन्योर का मतलब हो गया, यील्ड स्प्रेड किसको कहते हैं, यील्ड स्प्रेड हम कहते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बॉन्ड्स निकलते हैं लॉन्ग टर्म के, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डेट स्कीम के अंदर हमारे बॉन्ड्स हैं स्कीम के, उनके बीच का जो डिफरेंस है उनको हम यील्ड स्प्रेड कहते हैं, राइट। द डिफरेंस बिटवीन द यील्ड ऑन गिल्ट एंड द यील्ड ऑन ए नॉन गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज कॉल्ड यील्ड स्प्रेड। गिल्ट फंड्स आपने देखा होगा वो टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सिक्योरिटीज हैं उन्हीं में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये जो गिल्ड फंड होते हैं बेसिकली इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है, बल्कि जो नॉन गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज़ हैं जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ना कहें तो बेस्ट है क्योंकि इसको हम कूपन रेट कहते हैं। कूपन रेट और इंटरेस्ट रेट सेम है, बट जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, वो जो वर्ड यूज किया उसको हम कूपन रेट बोलते हैं। एट द एंड ऑफ द टेन्योर द सिक्योरिटीज आर सेड टू मैच्योर। जब इनका टेन्योर खत्म हो जाता है इन सिक्योरिटीज का, तो ये मैच्योर हो जाती हैं। द प्रोसेस ऑफ रीपेइंग द अमाउंट ड्यू ऑन मैच्योरिटी इज कॉल्ड रिडम्पशन। रिडम्पशन किसको कहा जाता है, जब मैच्योरिटी आ जाती है डेट सिक्योरिटी की, तो उसमें जो इन्वेस्टर्स को पैसा वापस किया जाता है उसको हम रिडम्पशन कहते हैं। डेट सिक्योरिटीज में भी इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, प्राइवेट कंपनीज, म्यूनिसिपैलिटीज, तो ये सभी डेट सिक्योरिटीज को इशू कर सकते हैं। बेसिकली जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आते हैं वो एनबीएफसीज के आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के काफ़ी बॉन्ड्स आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काफ़ी सिक्योरिटीज आते हैं, हम जी सेक के नाम से भी इनको हम जानते हैं, ठीक है। सो जी सेक और गिल्ट, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स आर टाइप ऑफ डेट सिक्योरिटीज। आगे हम देख लेते हैं गोल्ड स्कीम्स को। गोल्ड स्कीम्स के अंदर रिस्क और रिटर्न के कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन से फैक्टर्स इनको इफेक्ट करते हैं, ये देख लेते हैं हम। गोल्ड इज ट्रूली इंटरनेशनल एसेट हुज क्वालिटी कैन बी ऑब्जेक्टिवली मेजर्ड। ठीक है, इंटरनेशनल एसेट है, तकरीबन काफ़ी कंट्रीज में इनको एज ए रिजर्व भी रखा जाता है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना के रखे जाते हैं इनके, और इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड है वो काफ़ी ट्रेड भी किया जाता है, और ऑलमोस्ट अपने इंडिया में जो लोगों के पास 50% एसेट है वो गोल्ड के फॉर्म में रखी हुई है आज की डेट में अगर देखा जाए तो। द वैल्यू ऑफ गोल्ड इंडिया डिपेंड ऑन द इंटरनेशनल प्राइस ऑफ गोल्ड विच इज इक्वेटेड इन फॉरेन करेंसी, द एक्सचेंज रेट ऑफ कन्वर्टिंग द करेंसी इनटू इंडियन रुपी एंड एनी ड्यूटीज ऑन द इंपोर्ट ऑफ गोल्ड।
ओके जो गोल्ड है उसका जो प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करता है। इंटरनेशनल मार्केट का प्राइस जो डॉलर्स के अंदर क्योट किया जा रहा है वो, प्लस उस पर कोई एक्सचेंज रेट इंडिया में जो एप्लीकेबल हो रहा है वो, और उस पर जो ड्यूटीज़ लग रही हैं उनको मिला करके जो गोल्ड का रेट है वो इंडिया में डिसाइड किया जाता है। अब रियल एस्टेट को देख लेते हैं। रियल एस्टेट में कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्क और रिटर्न को इफेक्ट करते हैं। अनलाइक गोल्ड, रियल एस्टेट इज़ ए लोकल एसेट, बिल्कुल सही है। इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड, अब ये इमूवेबल है, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेड तो हो ही नहीं सकती ये। एंड इट्स वैल्यू इज ड्राइवन बाय लोकल फैक्टर्स सच एज इकोनॉमिक सिनेरियो, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंटरेस्ट रेट्स। तो इन चीज़ों पे रियल एस्टेट की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है। कोई इसका फिक्स पैरामीटर नहीं है, कोई इसका बेंचमार्क नहीं है जिससे पता चले रियल एस्टेट के बारे में। सो टोटली ये लोकल एसेट्स होती हैं, इनकी वैल्यू जो है वो इंटरेस्ट रेट पे, इकोनॉमिक सिनेरियो पे, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं, इन चीज़ों पे इसकी वैल्यू जो है डिपेंड करती है। सो इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। आगे की वीडियो में हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट हो तो पीछे नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।